ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी और उसका क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ। अब हम लोग देखेंगे डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। डेक्कन में ये कौन सी पॉलिसी लेकर पहुंचा, इसने डेक्कन में क्या किया? तो हमने जब इंडिया को पढ़ा तो हमने ये माना कि देखिए भैया, यहाँ पर क्या है, ये है विंध्या रेंज। क्या है? ये है विंध्या रेंज, यही है ना। और इसी विंध्या रेंज को हम क्या कहते हैं, एक डिवाइडिंग रेंज, कि इधर का पानी इधर और इधर का पानी इधर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से चंबल नदी निकल के इधर जाती है, यहाँ मैकाले रेंज है, सॉरी यहाँ पर मैकाले रेंज है। तो ये मैकाले रेंज से इधर सोन नदी निकल के जाती है, फिर इधर केन बेतवा ये सब गंगा और यमुना में जाके मिलती है। चंबल यमुना में, यमुना जाकर गंगा में, इधर से सोन जाकर गंगा में मिलती है। और इसी मैकाले रेंज के अमरकंटक से क्या निकलती है, नर्मदा, यहाँ ताप्ती, और फिर बाकी इधर गोदावरी और कृष्णा ये सब हैं, और इधर महानदी दामोदर ये सब इधर है। तो क्या है ये वाटर डिवाइडिंग रेंज। विंध्या क्या है, वाटर डिवाइड, नॉर्थ का इधर नॉर्थ और इधर डेक्कन या साउथ का साउथ। यही कहानी हम लोगों ने अभी तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग यही देख रहे हैं कि विंध्या रेंज के इधर की कहानी, नॉर्थ की कहानी हम लोगों ने देख ली, क्योंकि इधर ही गुजरात राजस्थान है, यहीं पर आपको ये मालवा का रीजन पड़ गया, इधर ही आपको बाकी ये क्या कहते हैं सिख वगैरह ये सब, तो पंजाब आपको इधर दिख ही रहा है। तो अब इस विंध्या रेंज को पार करके यहाँ पर इस एरिए में, विंध्या रेंज को पार करके ये जो डेक्कन का एरिया है, जिसको हम लोग डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, और इसको पूरा का पूरा डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, इस पार्ट में औरंगजेब की क्या पॉलिसी रही, तो इसमें महाराष्ट्र वगैरह पूरा आ जाता है। और इसी पॉलिसी में फिर महाराष्ट्र में किसको पढ़ेंगे हम लोग, शिवाजी को पढ़ेंगे। इसी में बीजापुर आएगा, अहमदनगर आएगा, पूरा जो बहमनी किंगडम के बचे हुए हिस्से थे, और वो हमने देखा था। और अकबर ने कैसे उनको जीता, फिर शाहजहां ने कैसे उस पर कंट्रोल किया, तो वो सब हम लोग देख रखे हैं। अब औरंगजेब कैसे इसमें और आगे बढ़ता है, डेक्कन में औरंगजेब क्या करता है। तो ये जो आपको बताया गया यहाँ पर डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, हो सकता है कहीं पर आपको लिखा गया हो कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन के रूप में, इसी टॉपिक को आपको बताया जाए कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन, या कहीं पर आपको किसी और नाम से आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाए। हो सकता है कहीं पर आपको बताया जाए डेक्कन एंड औरंगजेब, क्या पढ़ा दिया जाए, लिखा रहे टॉपिक डेक्कन एंड औरंगजेब। इस तरह से अलग अलग नामों से आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला जुला कहानी वही है कि औरंगजेब ने डेक्कन में क्या किया, वही हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा, लिखिए इन 1681, in 1681 when Rajput war ended, जब राजपूतों से इसकी लड़ाई खत्म हुई, राजपूत वॉर ended, then औरंगजेब turned his attention towards Deccan and spent last 25 years of his life
1682 से लेकर 1707 अपने मरते दम तक इन डेक्कन। तो पूरे के पूरे अपने जिंदगी के अगर देखा जाए तो कब तक, लगभग 50 साल तक औरंगजेब का राज है। 1658 से लेकर 1707 तक लगभग 50 साल तक औरंगजेब ने क्या किया है, भारत पर राज किया है या मुगल सल्तनत का बादशाह बनकर रहा। इस 50 साल के टर्म में अगर आप देखो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि लगभग अपने लाइफ के 25 साल औरंगजेब ने नॉर्थ इंडिया के में बिताए और अपने लाइफ के 25 साल ये डेक्कन में बिताया। और डेक्कन में जब ये गया तो ये इसके लिए और बुरा हुआ, इसके लिए और बुरा संकेत लेकर आया डेक्कन। एक तरह समझिए मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत डेक्कन की इसकी पॉलिसी से और ज़्यादा पक्की हो गई। ठीक है, कैसे, तो वो अभी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ आपको क्या जानना है कि अपने लास्ट के 25 साल लगभग 1682 से लेकर 1707 यानी यही इसकी डेथ का ईयर है 1707। तो इतने साल तक अपने लाइफ के 25 साल उसने डेक्कन में दिए और उसका नतीजा क्या निकला, जीत तो नहीं पाया पूरी तरह से, लेकिन सल्तनत को तबाह करने के रास्ते पर अंतिम जो स्टोन था वो भी इसने डिस्टर्ब किया और सल्तनत को तबाह करने का पूरा इसने सिस्टम बना दिया। नेक्स्ट लिखिएगा, he wanted to conquer the states of बीजापुर एंड गोलकोंडा। ये क्यों थे, क्योंकि ये सिया स्टेट्स थे। क्या थे, गोलकोंडा और बीजापुर सिया स्टेट्स। और मैंने आपको लिखवाया है इसकी रिलीजियस पॉलिसी में कि डेक्कन में इसका जाने का मेन मकसद यही था कि डेक्कन के जितने मैक्सिमम जो राजा थे या सुल्तान थे वो क्या थे, सिया, और औरंगजेब सुन्नी सेक्ट को मानता था। तो इस वजह से इन सिया सेक्ट के मुसलमान जो सुल्तान थे इनको ये किसी भी तरह से हटाना चाहता था। तो कहीं ना कहीं डेक्कन में भी इस तरह जाना इसकी रिलीजियस पॉलिसी का ही असर है। ठीक है, अकबर भी गया था डेक्कन में लेकिन उसने किसी को हटाया नहीं, उनको ट्रिब्यूट देने को राजी कर लिया या उनको ट्रिब्यूट देने को मजबूर किया, अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया। लेकिन औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो थी कि इन सिया सुल्तान जो हैं इनको ख़त्म करो, हटा दो, क्या रहे, सिर्फ और सिर्फ सुन्नी रहें। ठीक है, जिस सेक्ट को औरंगजेब मानता था। तो ये भी उसकी कट्टर रिलीजियस पॉलिसी का ही नतीजा था डेक्कन में जाना। और इस ये यूँ समझिए कि ये पूरी तरह से मुग़ल सल्तनत को बर्बाद करने की पॉलिसी है। औरंगजेब की ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी मुग़ल सल्तनत को बर्बाद तबाह करने की पॉलिसी है। तो सिया स्टेट एंड टू क्रश द मराठा पावर्स। औरंगजेब के टाइम पर ये मराठा पावर नहीं थी, लेकिन अकबर के टाइम पर, लेकिन औरंगजेब के टाइम पर एक नई पावर डेक्कन में डेवलप हुई थी, मराठा पावर। और उसमें सबसे बड़े लीडर कौन बने, शिवाजी। ठीक है, तो यहाँ पर डेक्कन में उसको इन सिया स्टेट्स को, बीजापुर और गोलकोंडा को ख़त्म करना था, अपने कंट्रोल में था। और मराठा जो सर उठा रहे थे, और मराठा भी क्यों खिलाफ थे, मराठा भी तो क्या थे, इनके हिसाब से जो औरंगजेब की पॉलिसी चल रही थी वो इनको भी तो नुकसान पहुंचाती। और नए नए पावर को कोई भी बड़ा सल्तनत उभरने नहीं देना चाहता है।
तो ये भी नहीं चाहता था कि एक बड़ी पावर डेक्कन में उभरे जो कल को हम ही को चैलेंज करे। तो कुल मिला जुलाकर ये कहानी थी कि बीजापुर गोलकोंडा जो सिया सल्तनत थी उसको हटाकर वहाँ मुग़ल सल्तनत लानी है और मराठा पावर जो राइज हो रही है इसको समाप्त करना है। ये इतना मकसद था औरंगजेब का डेक्कन में जाने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछे जाएंगे। कहाँ पर? ट्रू एंड फॉल्स में इस तरह स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, मराठाज got military and administrative experience and also received a lot of money also befriended यानी दोस्त बनाया किसको? द कुतुब शाह एंड आदिल शाही सुल्तान्स अगेंस्ट द मुगल्स। तो मराठा के पास क्या आ गई? बहुत तेज़ी से उनकी पावर बढ़ी, उनके पास मिलिट्री पावर भी आई, एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी भी थी, साथ में उन्होंने लूट पाट करके अपने आसपास के एरिए से बहुत सा पैसा भी इकट्ठा किया और बहुत जगह तो उन्होंने क्या किया, जो मुग़ल सल्तनत के ही फोर्ट्रेस वगैरह थे उन्हीं को भी लूटा उन लोगों ने। इसके साथ उनके पास पैसा भी आ गया। पैसा आ गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना पूरा का पूरा एक सेटअप तैयार कर लिया। अब ये चीज़ें और साथ में जो बीजापुर और गोलकोंडा के सुल्तान थे उनके साथ उनकी दोस्ती भी हो गई। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो औरंगजेब के दुश्मन बीजापुर, गोलकोंडा, मराठा, तीनों के दुश्मन एक औरंगजेब यानी मुग़ल सल्तनत, तीनों आपस में दोस्त हो गए। ठीक है, यानी तीनों एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो गए। और औरंगजेब की क्या इच्छा थी? तो औरंगजेब कहता था, औरंगजेब वांटेड कंप्लीट सब्जुगेशन। औरंगजेब वांटेड कंप्लीट सब्जुगेशन ऑफ द region could provide the permanent solution of Marathas raid such as on the Surat and other areas। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है कि मैंने क्या कहा, मराठाओं को लॉट ऑफ मनी, पैसा मिला। कैसे मिला? तो मराठाओं ने ये जो मुग़ल सल्तनत के कुछ सेंटर थे जैसे सूरत, ये क्या था, ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था जहाँ से व्यापार होता था, और भी कई ऐसे जगह थे। तो ये गुजरात वाले एरिए पर मराठों ने मुग़ल सल्तनत के कई ठिकानों पर अटैक करके क्या किया था, अच्छी खासी धनराशि लूट ली थी। कुछ जगहों पर उन्होंने कब्जा करके टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया था। और ये क्या हुआ, ये औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं हुआ, और किसी भी बड़े सल्तनत को बर्दाश्त नहीं होगा भाई,
कि आप उसके एरिया में आप एक छोटी सी पावर आप उभर रहे हो और आप मुगल सल्तनत के ठिकानों पर उसके इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स पर अटैक करके लूट पार कर रहे हो और उसको जीत रहे हो और बाकी सारा पैसा आप ले रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं औरंगजेब को लगा कि इस मुसीबत से बचने का एक ही तरीका है कि मराठों को पूरी तरह से ख़त्म करो, मराठों को एकदम से नेस्तनाबूद कर दो। और इसके लिए फिर उसने वही किया, हार्श पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। और औरंगजेब हार्श पॉलिसी अपनाने के लिए माहिर था, ठीक है। तो उसने हार्श पॉलिसी अपनाई, और वो अपनाई तो क्या अपनाई वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए, लिखिएगा। औरंगजेब का इतना तेजी से और इतना ज़्यादा रिएक्ट करने का एक रीज़न था, और वो रीज़न ये था कि जो मराठा के मेन लीडर थे शिवाजी, तो लिखिएगा शिवाजी हैड carved out an independent Maratha state, carved out an independent Maratha state in the territories of North and South कोंकण। तो जो कोंकण एरिया है ना, और आपको मैंने पढ़ाया वो कोंकण रेलवे, कोंकण पास, ये सब मैंने आपको वेस्टर्न घाट पढ़ाते वक्त पढ़ाया था, ठीक है। तो उस कोंकण एरिया में जो महाराष्ट्र का बिल्कुल अरेबियन सी से लगा हुआ हिस्सा है, उसी को कोंकण का एरिया कहा जाता है, ठीक है। तो इस कोंकण वाले एरिया में उसने, शिवाजी ने लगभग कम से कम 20-22 किले जीत लिए थे। और उन 20-22 किलों को जीत कर उन्होंने क्या किया था, एक इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट इस्टेब्लिश कर ली थी, और उनकी पावर बढ़ती चली जा रही थी। साथ में सूरत वगैरह एरिया पर भी अटैक करके उसको भी जीत लिया, वहाँ भी लूटपाट किया। दूसरी तरफ गोलकोंडा और बीजापुर में क्या थे, सिया सेक्ट के मुस्लिम रूलर थे। ये क्या थे, ये औरंगजेब को नागवार गुजर रहा था कि वहाँ सिया क्यों है, सुन्नी क्यों नहीं, जिस सेक्ट को औरंगजेब मानता है। तो कुल मिला जुला कर क्या था, और ये जिस तरह से मराठा अपनी पावर बढ़ा रहे थे, और शिवाजी ने क्या किया, पावर इतनी बढ़ा ली कि एक इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट ही वहाँ पर इस्टेब्लिश टेरिटरी बना ली कोंकण एरिया में। जो एरिया कभी मुगलों के अंडर था, मुगलों के कंट्रोल में था, उस एरिया पे क्या हुआ, एक मराठा पावर डेवलप कर गई और शिवाजी के अंडर में। तो ये सारी बातें क्या हुई, औरंगजेब को नागवार से गुजरी। औरंगजेब बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भाई इतने बड़े मुगल साम्राज्य के हिस्से में कोई नई इंडिपेंडेंट स्टेट डेवलप कर जाए। अगर डेवलप करना भी है तो क्या करो, हमारे अंडर रहो, हमसे अलग मत होखो। लेकिन औरंगजेब तो ऐसा व्यक्ति था कि वो चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, इस्लामिक से सुल्तान रहे, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सुल्तान रहे, और वो रहे मैं खुद औरंगजेब, और बाकी कोई ना रहे। और अगर जो छोटे मोटे हैं भी उसमें भी क्या हो, उसमें कोई हिंदू ना रहे, कोई बौद्ध ना रहे, उसमें कोई क्रिश्चियन तो खैर अभी नहीं थे, लेकिन हाँ ये क्या कहते हैं, जैन वगैरह, इन सब को वो क्या किसी को नहीं पसंद करता था। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो मुस्लिम में भी
वो दूसरे मुस्लिम सेक्ट यानी मुस्लिमों का जो दूसरा हिस्सा होता है शिया सेक्ट, उसको भी वो नापसंद करता था। तो कुल मिलाकर उसकी कहानी ये क्या थी कि रहे तो सिर्फ और सिर्फ एक सल्तनत रहे, मुगल सल्तनत, जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल मेरा रहे, और पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक धर्म रहे, एक धर्म के मानने वाले लोग रहे, और वो रहे कौन? सुन्नी सेक्ट के मुस्लिम। यहाँ तक कि दूसरा धर्म क्या, मुस्लिम में भी दूसरा सेक्ट भी ना रहे, यानी कि शिया भी ना रहे, सिर्फ और सिर्फ सुन्नी रहे। तो इतना ऑर्थोडॉक्स था औरंगजेब का धार्मिक रिलीजन पॉलिसी, और उसी की वजह से क्या हुआ, सारी दिक्कतें पूरे के पूरे मुगल सल्तनत में पैदा होती चली गई। तो हमने देखा कैसे नॉर्थ इंडिया में एक तरह से उसकी पॉलिसी से दिक्कत हुई, और अब उसकी पॉलिसी की वजह से ही डेक्कन में भी दिक्कतें शुरू होनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि अब डेक्कन में भी चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुल मिला जुलाकर कहानी ये है कि अब डेक्कन में इन रीजन से औरंगजेब इंटरफेयर डायरेक्टली शुरू करेगा। क्या करेगा? डायरेक्टली इन रीजन से इंटरफेयर करेगा। पहला रीजन क्या है? गोलकोंडा और बीजापुर में शिया सुल्तान होना, और दूसरा रीजन है मराठों का पावर में आना, और पावर में आने के साथ ही उनके पास अपने आप का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेना। तो ये क्या हुआ, ये औरंगजेब के को नागवारा समझे गुजरेगा, और औरंगजेब अब डेक्कन की तरफ मार्च करेगा। कब? 1681 के बाद 1682 से वो डेक्कन में अपने अंतिम दम तक रहेगा। ठीक है, तो ये रब करें और इसके आगे अब लिखते हैं।